Hello friends, welcome to all of you in your YouTube channel ULS Coaching Center. Today will we talk about very relevant topics blood. ब्लड जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम का एक कंपोनेंट है जिसको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं यूनिट 7 CSIR नेट में यूनिट 7 एनिमल फिजियोलॉजी में स्टार्ट करने वाला हूं। कोई स्टूडेंट चाहे वो बीएससी कर रहा हो, एमएससी कर रहा हो या नेट की प्रिपरेशंस कर रहा हो, उसके लिए ये लेक्चर्स बहुत बेनिफिशियल रहेगा, इंफॉर्मेटिव रहेगा। सो प्लीज़ आप लोग इसको अच्छे से देखें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी करना। मैं स्टार्ट कर रहा हूं, उसी में से एक टॉपिक्स है ब्लड। जैसा आप जानते ही हैं, हम लोग आज पढ़ेंगे खून। क्या पढ़ेंगे? ब्लड। तो ब्लड, पहले मैं एक चीज आपको और बता दूं, सर्कुलेटरी सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम का एक कंपोनेंट ब्लड है। इसके 3 कंपोनेंट्स हैं। 3 कंपोनेंट्स। पहला आपका ब्लड हो गया, दूसरा आपका हार्ट हो गया, तीसरा आपका ब्लड वेसल्स हो गया। ब्लड वेसल्स हो गया। हम लोग आज ब्लड के बारे में स्टडी करेंगे और मैं डिटेल में इसको एक्सप्लेन करूंगा आपको। छोटे छोटे पार्ट में इस लेक्चर को मैं बनाऊंगा, इसलिए इसको आप लोग जरूर देखिएगा स्टेप बाय स्टेप। और जिस सीक्वेंस में मैं आप लोगों को नोट्स बनवाऊंगा, प्लीज आप वैसे ही बनाना। ये जो नोट्स मैं दूंगा आप लोगों को या पढ़ा रहे हैं, ये मैं खुद, मेरा नोट्स है और मैं नोट से ही पढ़ा रहा हूं। ऐसा नहीं है कि कोई अलग से मैं पढ़ा रहा हूं, नोट से पढ़ा रहा हूं। तो आप इसको अच्छे से बनाइएगा। अच्छे से बनाएंगे आप तो आपको खुद पता चलेगा। आप कहीं पर भी कोचिंग कर रहे हैं, नेट की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, आप उस नोट से कंपेयर करके देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं मिलेगा। कंटेंट सेम रहेंगे, बट पढ़ाने की तरीके हो सकते हैं कि वो अलग अलग हों। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं खून। जी हाँ, आपने सही सुना, आज हम लोग पढ़ेंगे खून। आखिर ऑर्गेनिज्म में, मल्टी सेलुलर मल्टी लेयर्ड ऑर्गेनिज्म में किस प्रकार से सर्कुलेशन होता है, खून की नदियां कैसे बहती हैं, उसी का एक कंपोनेंट ब्लड के बारे में पढ़ेंगे और ब्लड के कंपोनेंट पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आप लोग लिखते रहिएगा ऐसे, जैसे जिस तरह से हम लिख रहे हैं या बता रहे हैं आपको। तो पढ़ना है हमें ब्लड। सर्कुलेटरी सिस्टम आखिर किसमें इवॉल्व हुई? सर्कुलेटरी सिस्टम। मैं आप लोगों को लिखता भी चल रहा हूं, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम इवॉल्व इन, सर्कुलेटरी सिस्टम किस प्रकार के ऑर्गेनिज्म में इवॉल्व हुई है? इवॉल्व इन मल्टी सेलुलर एंड मल्टी
लेयर्ड, मल्टी लेयर्ड ऑर्गेनिज्म। सर्कुलेटरी सिस्टम इसलिए इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिज्म में, क्योंकि जो मल्टी लेयर्ड या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें टिश्यू यानी टिश्यू के डेप्थ में ऑक्सीजन को ले जाना, वहां से वेस्ट मटेरियल को लाना और उसको एक्सक्रीट आउट करना, इस पॉइंट ऑफ व्यू से सर्कुलेटरी सिस्टम वर्क करता है। ऑक्सीजन को वहां तक पहुंचाना, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं तो आप समझ सकते हैं कि हर जगह ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती है, तो उस ऑक्सीजन की पूर्ति करने के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम्स की इंपॉर्टेंट होती है। चलिए अब इसका पर्पज क्या होता है सर्कुलेटरी सिस्टम का पर्पज क्या होता है, तो आप पर्पज भी लिख लीजिए। ट्रांसपोर्ट, यानी सर्कुलेटरी सिस्टम का पर्पज होता है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट में थोड़ा बेसिक अभी बता रहा हूं, इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, उसके बाद में अभी ब्लड में स्टार्ट ही करूंगा। ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट, कामा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वाटर, ईटीसी। आप हार्मोन का भी ट्रांसपोर्ट करता है, आप हार्मोन भी लिख लीजिए। हार्मोन, बहुत से मेटल्स हैं उनका भी करता है, ईटीसी आपका लीजिए। ये इसकी पर्पज होती है सर्कुलेटरी सिस्टम्स की। जो सर्कुलेटरी सिस्टम्स होता है, दिस इज मेंटेन होम्योस्टेटिस, ये होम्योस्टेसिस को भी मेंटेन करता है, ये मेंटेन करता है होम्योस्टेसिस। अब होम्योस्टेसिस क्या होता है, होम्योस्टेसिस के बारे में बता दूं मैं आपको। होम्योस्टेसिस का मतलब होता है कांस्टेंट इंटरनल environment of the body, environment of the body, internal environment constant, यानी इंटरनल environment को मेंटेन्स करने के लिए पीएच रिस्पॉन्सिबल भी होता है, आयंस भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, पीएच और आयंस भी होते हैं, और टेम्परेचर तो होता ही है, टेम्परेचर। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। जैसे सपोज दैट मैं आपको फिगर से भी थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप देखेंगे ये सपोज दैट ये विन है, इधर टिश्यूज हैं, इधर भी टिश्यूज हैं। इसका ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन को लेकर के आता है, ऑक्सीजन को लेकर के ब्लड लेकर के आता है और इन टिश्यूज में इसको ट्रांसपोर्ट करता है, इन टिश्यूज में ट्रांसपोर्ट करता है। और ग्लूकोज की भी जरूरत पड़ती है, तो ग्लूकोज को भी लाता है ब्लड और टिश्यूज में ट्रांसपोर्ट करता है। और इसके बावजूद यहां से वेस्ट मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सक्रीट आउट करता है, टिश्यू से ब्लड में ले जाता है और ब्लड से फिर लंग्स के थ्रू, वो नोज के थ्रू बाहर आउट कर देता है। कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, अमोनियम को बेस्ट मटेरियल एज ए बेस्ट मटेरियल भी ट्रांसपोर्ट करता है। दिस इज इसकी पर्पज, ये पर्पज थी। इसके बारे में आते हैं नेक्स्ट के बारे में हम पढ़ते हैं।
आप लोग इसकी शॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम्स। इसके बारे में थोड़ा भी जानकारी होना चाहिए। फंक्शन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम्स, इसका क्या फंक्शन होता है? तो आप लोगों को तो पहले आप ये जानते ही हैं कि ये ट्रांसपोर्ट करता है, इसकी ट्रांसपोर्ट करने की फंक्शन होती है। ट्रांसपोर्ट, ये एक फंक्शन हो गया इसका। होम्योस्टैसिस को मेंटेन करने की होम्योस्टैसिस एक टर्म और होता है। इम्यूनिटी को भी कंट्रोल करता है, इम्यूनिटी को भी मेंटेन करता है। इम्यूनिटी, इसको मैं आपको इम्यूनिटी जब यूनिट्स पढ़ाऊंगा, इम्यूनिटी जब पढ़ाएंगे तो आपको डिटेल में बताया जाएगा कि इम्यूनिटी क्या होती है क्या नहीं होती है। एक और टर्म होता है हीमोस्टैसिस। आप देखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे दो टर्म लिखी हुई है। एक लिखा हुआ है होम्योस्टैसिस, एक लिखा हुआ है हीमोस्टैसिस। होम्योस्टैसिस का मतलब होता है मेंटेन्स इंटरनल इन्वायरमेंट, मेंटेन इंटरनल इन्वायरमेंट। और हीमोस्टैसिस का मतलब होता है मेंटेन करना ब्लड वॉल्यूम, मेंटेन करना यानी मेंटेन ब्लड वॉल्यूम। ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करने यानी हीमोस्टैसिस, यानी हीमोस्टैसिस को भी मेंटेन करने के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम्स रेस्पॉन्सिबल होता है, हीमोस्टैसिस। तो ये चीज आप जानिएगा। अब एक्चुअल पार्ट हम पढ़ने वाले हैं ब्लड के बारे में। ये तो अभी तक थोड़ा डिस्कस था, बेसिक चीजें जो आपको स्टार्टिंग में होना चाहिए। नोट्स जिस तरह से हम लिखा रहे हैं आपको, नोट्स उसी स्टेप में बनाइएगा, जिससे आपको समझने में बहुत आसानी होगी और इजी भी रहेगा। अब आते हैं हम अब हम लोगों का जो एक्चुअल टॉपिक्स है वो है ब्लड यानी खून। हम ब्लड पढ़ेंगे, उसके बाद में इसके कंपोनेंट पढ़ेंगे कि क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं ब्लड के। आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे, आपको पता ही होगा। दिस इज वास्कुलर टिश्यू, वास्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। ये एक कनेक्टिव टिश्यू है, वास्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड एक वास्कुलर कनेक्टिव टिश्यू है। दूसरा, इसमें जो कनेक्टिव टिश्यू में इंक्लूड्स होते हैं आप सेल्स, यानी ये इसमें सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। सेल्स यानी ब्लड सेल्स आप बोल सकते हैं इसको, ब्लड सेल्स। ब्लड मैट्रिक्स यानी फ्लूइड जो होती है, ब्लड मैट्रिक्स, ये इसमें प्रेजेंट होते हैं। आते हैं आप एक चीज और, यहाँ पे ये ब्लड जो होता है ओपैक रेड कलर का होता है। जैसे मैं लिखा रहा हूं, आप लोग वैसे नोट्स बनाएंगे। आप जानते होंगे कि जो ब्लड की पीएच होती है 7.4 होती है। जो आप देखेंगे जो वॉल्यूम होता है ब्लड की, वॉल्यूम मेल्स में देखा जाए, अगर मेल्स की बात की जाए तो मेल्स में 5 to 6 लीटर्स ब्लड प्रेजेंट होता है। अगर ये फीमेल्स में देखा जाए
तो 4.5 टू 5.5 लीटर्स प्रेजेंट होता है। ये इसकी ब्लड वॉल्यूम होती है। अब अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि मेल्स में ज्यादा होता है और फीमेल्स में कम होता है? तो इसके बारे में भी हम समझते हैं। इसको इरेज कर रहा हूं मैं। मेल्स में हम बात कर रहे थे कि मेल्स में अच्छा आखिर ब्लड की वॉल्यूम ज्यादा क्यों होती है, तो आइए इसको थोड़ा चेक करते हैं। आप जानते ही होंगे कि मेल्स में टेस्टोस्टेरोन टेस्टोस्टेरोन ज्यादा पाया जाता है, ये आपको पता है। टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होने के कारण इराइथ्रोपोइसिस इराइथ्रोपोइसिस मतलब इराइथ्रोपोइसिस का मतलब आरबीसी प्रोडक्शन, आरबीसी प्रोडक्शन ज्यादा होता है, जिससे जिससे ब्लड वॉल्यूम मेल्स में ज्यादा होता है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। फिर अब हम लोग चलते हैं। एक चीज और आप यहां पे ध्यान देंगे कि जो ब्लड की डेंसिटी और विस्कोसिटी, आपको हर चीज क्लियर कर दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू टाइम। टाइम के हिसाब से विस्कोसिटी क्या होता है आप बायोकेमिस्ट्री में अच्छे से पढ़ेंगे, उसका मीनिंग्स क्या होता है। यहां पर बस आप इतना ही सिर्फ माइंड रखें, इतना ही ध्यान रखें जितना बताया जाता है। ब्लड डेंसिटी, ब्लड डेंसिटी और ब्लड विस्कोसिटी, विस्कोसिटी ये ग्रेटर होता है देन वाटर। वाटर से ब्लड डेंसिटी, ब्लड विस्कोसिटी ब्लड की ज्यादा होती है। अगर आप ब्लड को अगर ब्लड को अगर आप ब्लड की सेंट्रीफ्यूगेशन कराते हैं तो आपको उसमें से 3 तरह के स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे। आप मान लीजिए कोई ये आप सेंट्रीफ्यूगेशंस कराए तो आपको एक ट्यूब में, ये ट्यूब है, उसमें 3 लेयर्स आपको दिखाई देंगे। सबसे नीचे जो होगा, सबसे नीचे मैं आपको बता दे रहा हूं, आप ध्यान में रखिएगा। सबसे नीचे जो होता है वो यहां यहां पर ब्लड सेल्स यहां पर एकत्रित हो जाएंगे, ये ब्लड सेल्स हो जाएंगे। उसके बाद में इसके यहां पर आपको प्लाज्मा दिखाई देगा। इसके ऊपर बहुत लाइटली होता है ये इस कलर से बनाना उचित नहीं है, बट मेरे पास कलर अवेलेबल नहीं है, सो इसीलिए आप इसको समझेंगे। ऊपर जो सबसे ऊपर होता है आपको सीरम दिखाई देगा। ब्लड सेल्स, ये ब्लड सेल्स हैं, आप इसको याद रखिएगा। आप अगर सेंट्रीफ्यूगेशन से ब्लड की कराते हैं तो आपको 3 टाइप्स के लेयर्स आपको दिखाई देंगे। सबसे नीचे जो होगा वो ब्लड सेल्स होंगे, उसके बाद में प्लाज्मा होगा, उसके बाद में सीरम होगा। अच्छा, आप ब्लड सेल्स तो आप जानते ही होंगे, जैसे आरबीसी हो गया, प्लेटलेट्स हो गए, ये सब लाइक दैट। प्लाज्मा, अब प्लाज्मा किसको बोलोगे, सीरम किसको बोलोगे? अगर अगर आप ब्लड से ब्लड से ब्लड से
रिमूव कर दें, अगर आप ब्लड से रिमूव कर दें, क्या रिमूव कर दें ब्लड सेल्स को, ब्लड सेल्स को, अगर ब्लड सेल्स को आप रिमूव कर दें ब्लड से, तो उसे प्लाज्मा कहेंगे, फिर वो प्लाज्मा होगा। अगर ब्लड सेल्स को रिमूव करते हो ब्लड से तो वो प्लाज्मा होगा। अगर प्लाज्मा से क्लॉटिंग फैक्टर को रिमूव कर दिया जाए, अगर रिमूव कर दिया जाए किसको, क्लॉटिंग फैक्टर, आपको क्लॉटिंग फैक्टर के बारे में डिटेल में मैं बताऊंगा, इसके नाम भी लिखाऊंगा आगे। क्लॉटिंग फैक्टर्स, क्लॉटिंग फैक्टर्स यहाँ पे मैं थोड़ा बता दे रहा हूँ आपको एग्जांपल, यानी फाइब्रिन, जैसे फाइब्रिन हो गया, फाइब्रिन हो गया, और क्लॉटिंग फैक्टर 8, क्लॉटिंग फैक्टर 8, ये इसके एग्जाम। तो जो बचेगा, अगर आप क्लॉटिंग फैक्टर को रिमूव कर दो तो आपका सीरम बचेगा, फिर आपका क्या बचेगा, सीरम बचेगा, उसे आप सीरम कहोगे। ब्लड से ब्लड सेल्स को रिमूव करो, प्लाज्मा बचेगा, उसे प्लाज्मा कहेंगे। अगर प्लाज्मा से क्लॉटिंग फैक्टर को रिमूव कर दिया जाए तो सीरम उसे कहेंगे। प्लाज्मा और सीरम का कंपोजिशन सेम होता है, इसमें थोड़ा सा केवल डिफरेंस होता है, प्लाज्मा में क्लॉटिंग फैक्टर प्रेजेंट होता है बट सीरम में क्लॉटिंग फैक्टर अब्सेंट होता है। दिस इज ओनली डिफरेंस। तो आप इस चीज को लिख लीजिए, इसको भी लिख लीजिए। कंपोजिशंस ऑफ प्लाज्मा लिखा दे रहे हैं इसको भी। अब पढ़ते हैं थोड़ा कंपोजिशंस के बारे में, इसको लिखा दे रहा हूं आपको। कंपोजिशंस ऑफ प्लाज्मा, क्या कंपोजिशंस होती है प्लाज्मा की, आप देखेंगे। प्लाज्मा एंड सीरम, प्लाज्मा एंड सीरम have same compositions except clotting factor, you know clotting factor इसमें प्रेजेंट होता है प्लाज्मा में, सीरम में क्लॉटिंग फैक्टर नहीं प्रेजेंट होता है। यहाँ पे आप लिख लीजिए, ये भी लिख लीजिए, बट क्लॉटिंग फैक्टर absent इन सीरम। तो ये हो गया कंपोजिशंस के बारे में। आइए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं प्लाज्मा के बारे में, देखते हैं प्लाज्मा कंटेन। आप जानते ही होंगे कि प्लाज्मा में ब्लड सेल्स को अगर हटा दिया जाए तो फ्लूइड पार्ट्स बचता है। तो फ्लूइड्स पार्ट में आप देखते हैं 90 से 92%, 90 से 92% वाटर प्रेजेंट होता है। क्या होता है, वाटर प्रेजेंट होता है। उसके बाद में 8 से 10%, 8 से लेकर के 10% तक सॉलिड पार्ट प्रेजेंट होता है प्लाज्मा में। अब ये सॉलिड पार्ट्स ऑर्गेनिक पार्ट भी हो सकता है, ऑर्गेनिक पार्ट भी होता है, और इनऑर्गेनिक पार्ट भी होता है, इनऑर्गेनिक पार्ट भी होता है, ऑर्गेनिक पार्ट में आप देखेंगे, ऑर्गेनिक पार्ट आप देखते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक पार्ट के बारे में। ऑर्गेनिक पार्ट में पहला आता है आपका प्रोटीन।
प्रोटीन। प्रोटीन जो होता है वो 7 से 9% प्रेजेंट होता है। 7 से 9% प्रेजेंट होता है ऑर्गेनिक पार्ट में, जो 7 से 9% प्रोटीन प्रेजेंट होता है। अब नेक्स्ट देखेंगे इसके आगे, आखिर जितने भी प्रोटीन्स होते हैं जो प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं, मोस्ट ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन synthesized by the liver। जितने भी यानी अधिकतर जो प्लाज्मा में प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं वो किससे सिंथेसाइज्ड होते हैं, यानी कहाँ किसके द्वारा बनाया जाता है, लीवर के द्वारा बनाया जाता है। फिर अब प्रोटीन्स का नाम सबसे पहले एल्बुमिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स है, आप इसको अच्छे से पढ़िए। एल्बुमिन जो होता है ये मोस्ट अबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन होता है। मोस्ट अबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन होता है। उसके बाद में एल्बुमिन वाटर को होल्ड करके रखता है। होल्ड दी वाटर इन दी ब्लड। मेंटेन ऑस्मोलैरिटी, ये ऑस्मोलैरिटी को भी मेंटेन करता है। मेंटेन osmolarity of the body fluid of बॉडी फ्लूइड के ऑस्मोलैरिटी को भी मेंटेन करता है। आप ऑस्मोलैरिटी के बारे में आप जानते ही होंगे। ऑस्मोलैरिटी का मतलब सपोज दैट यहाँ पे कोई सॉलिड पार्ट्स है तो, और यहाँ पे कोई फ्लूइड है, ये फ्लूइड है मान लीजिए, तो फ्लूइड सॉलिड पार्ट्स के तरफ मूव करेगा, यानी वाटर सॉलिड पार्ट्स की तरफ मूव करेगा। तो इस प्रोसेस को यानी सॉलिड पार्ट्स की तरफ मूव करना, इसी को ऑस्मोलैरिटी कहते हैं। तो इस ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन किए रहता है कौन सी प्रोटीन्स? एल्बुमिन जब होता है, आप एल्बुमिन मेंटेन ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करता है। उसके बाद में आप ये प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट वाटर लॉस को, यानी वाटर लॉस को रोकता है। ये वाटर लॉस को फ्रॉम ब्लड टू टिश्यू फ्लूइड, यानी ये वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है। कौन? एल्बुमिन ब्लड से वाटर को बाहर टिश्यू फ्लूइड में जाने नहीं देता है, यानी उसको होल्ड करके रखता है। यहाँ पे मैंने एक लिखाया भी होगा, होल्ड द वाटर इन द ब्लड, यानी ब्लड में होल्ड करके रखता है। अब किस प्रकार से होल्ड करके रखता है ये देखते हैं। अब इसको मैं थोड़ा फिगर के थ्रू थोड़ा मैं बता देता हूँ। थोड़ा इसको बारे में समझते हैं। इसके बारे में हम लोग की, जैसे सपोज दैट ये मान लीजिए ये ब्लड, यहाँ पे ब्लड है, ये ब्लड इसमें फ्लो हो रही है, और ब्लड में आप जानते हैं प्लाज्मा में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जैसे
प्रोटीन, प्रोटीन एल्बुमिन, एल्बुमिन यहां पे है ऐसे। और ये क्या करता है, इधर टिश्यू है, ये टिश्यू है मान लीजिए, ये टिश्यू है, ये टिश्यू फ्लूइड है, ये एल्बुमिन है, ये दिस इज एल्बुमिन, एल्बुमिन। ये ब्लड को अपने चारों तरफ होल्ड करके रखता है ऐसे, ये अपने चारों तरफ ब्लड को होल्ड करके रखता है, जिससे ब्लड में वाटर की, सॉरी ब्लड को होल्ड करके नहीं, वाटर को होल्ड करके रखता है, जिससे ब्लड में वाटर की कमी नहीं हो पाती और ये इसको इस तरफ यानी फ्लूइड में आने नहीं देता है। तो ये एल्बुमिन की फंक्शंस हो गई। अच्छा, अगर डिफिशियंसी, अगर प्रोटीन्स की डिफिशियंसी हो जाए, ये टिश्यू फ्लूइड है, मैं लिख भी दे रहा हूं, टिश्यू फ्लूइड, ये टिश्यू फ्लूइड है, ये एल्बुमिन है, आप जानते ही होंगे, ये वाटर है, इस तरह से ऐसा कुछ ऐसा होता है। अब अगर मान लीजिए प्रोटीन्स की डिफिशियंसी हो जाए, तो जब प्रोटीन्स की डिफिशियंसी हो गई, इफ देयर इज प्रोटीन डेफिशिएंसी, अगर प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी हो जाए, फिर ये काज करेगा मैरास्मस, देन काज मैरास्मस एंड क्वासियोर, दिस इज डिजीज। ये दो डिजीज को कॉज करेगा अगर प्रोटीन्स की डिफिशियंसी हुई। प्रोटीन्स की डिफिशियंसी हुई तो मैरास्मस और क्वासियोर, ये दो डिजीज होने की पॉसिबिलिटी रहती है। ये हो गया आपका एल्बुमिन के बारे में, इट्स इनफ फॉर एल्बुमिन। अब नेक्स्ट प्रोटीन्स के पार्ट्स को हम पढ़ते हैं, जो है ग्लोबुलिन। इसको इरेज कर दें उसके बाद में। दूसरा जो प्रोटीन्स की पार्ट्स हैं, आप देखेंगे बी मान लीजिए, मैं नंबरिंग कर रहा हूं बी, ये ग्लोबुलिन, ये ग्लोबुलिन है। ग्लोबुलिन 2 से 2.5% पाया जाता है, ये 2.5% पाया जाता है। ग्लोबुलिन प्ले रोल, ये किसमें अपना रोल्स प्ले करता है, आप देखिए, प्ले रोल इन इम्यूनिटी एंड helps in transfer of certain molecule, यानी कुछ मॉलिक्यूल्स को ये ट्रांसफर करने में हेल्प करता है और इम्यूनिटी में भी हेल्प करता है। कौन? ग्लोबुलिन। अब इसके हम टाइप पढ़ते हैं, ग्लोबुलिन के टाइप्स ऑफ ग्लोबुलिन। आप जानते ही होंगे ये 3 टाइप्स का होता है, जैसा कि आप जानते हैं 3 टाइप्स, ये 3 टाइप्स का होता है। पहले 3 टाइप्स का होता है अल्फा ग्लोबुलिन, जो प्रोड्यूस्ड होता है, प्रोड्यूस्ड बाय लीवर।
इसके एग्जाम्पल्स सेरुलोप्लाज्मिन, एग्जाम्पल्स जो है सेरुलोप्लाज्मिन इसका एग्जाम्पल्स है। ये एग्जाम्पल्स याद रखना आप, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, CSIR के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये किस प्रकार का ग्लोबुलिन है? ये कॉपर कैरी करने वाला कॉपर कैरिंग ग्लोबुलिन है। दूसरा है बीटा ग्लोबुलिन, थोड़ा गलत इसको इस साइड से लिख रहे हैं, यहाँ पे देखिएगा। बीटा ग्लोबुलिन ये भी प्रोड्यूस्ड होता है, प्रोड्यूस्ड बाय लीवर से प्रोड्यूस्ड होता है। इसका एग्जाम्पल देखेंगे, ट्रांसफेरिन इसका एग्जाम्पल है। ये आयरन कंटेनिंग यानी कैरिंग ग्लोबुलिन है। ये हो गया। तीसरा आपका है गामा ग्लोबुलिन। गामा ग्लोबुलिन जो होता है ये प्रोड्यूस्ड होता है ल्यूकोसाइट से, प्रोड्यूस्ड बाय लिम्फोसाइट्स से, प्रोड्यूस्ड बाय लिम्फोसाइट से ये प्रोड्यूस्ड होता है, जिसको इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं। इसी को नोन एज आप यानी गामा ग्लोबुलिन को इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहते हैं, दिस इज ऑल अबाउट ग्लोबुलिन। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स के बारे में। क्लॉटिंग फैक्टर्स के बारे में मैं डिटेल में आगे आपको लिखाऊंगा, बट यहाँ पर केवल इंट्रोडक्टरी पार्ट ही चलेगा। थोड़ा इंट्रोडक्शंस दे दे क्लॉटिंग फैक्टर के बारे में। वो भी एक प्रकार का प्रोटीन्स है, तो उसमें थोड़ा सा आप 2 एग्जांपल्स तो आपको फाइब्रिन और मैंने क्लॉटिंग फैक्टर 8 बता ही दिया है। क्लॉटिंग फैक्टर्स फाइब्रिन और क्लॉटिंग फैक्टर 8 तो वो सब है। अच्छा, क्लॉटिंग फैक्टर को प्रोड्यूस किया मोस्ट ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स, मैं बता दूं आपको कि क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रोड्यूस्ड कहां पे होता है। मोस्ट ऑफ द क्लॉटिंग फैक्टर प्रोड्यूस्ड बाय लीवर। दिस इज ऑल अबाउट क्लॉटिंग फैक्टर्स। आप इसको रखेंगे। अब आते हैं एंजाइम्स। जो प्लाज्मा में एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, प्लाज्मा के प्रोटीन्स में एंजाइम्स जो प्रेजेंट होते हैं उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अब एंजाइम्स का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी। इसके बाद हम स्टडी करते हैं एंजाइम्स, कौन से एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। तो एंजाइम्स आप देखेंगे, एंजाइम्स पहला एंजाइम्स है एमाइलेज एंड लाइपेज। ये एंजाइम्स वेरी ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है, वेरी ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है। प्लाज्मा में बहुत ट्रेस अमाउंट में ये प्रेजेंट होता है, बहुत कम मात्रा में। इफ
यदि इसकी एफिशिएंसी हो जाए, एफिशिएंसी मीन्स ये इंक्रीज हो जाए, इफ इंक्रीज इट काज पैनक्रियाटिक डिजीज, पैनक्रियाटिक डिजीज। सेकंड एंजाइम्स है क्रिएटिन काइनेज, क्रिएटिन काइनेज। यदि इसकी एफिशिएंसी हो जाए, इफ इट इंक्रीज, यदि ये इंक्रीज हो जाए तो लीवर डिजीज होगा, लीवर डिजीज या हार्ट डिजीज होगा, लीवर या हार्ट डिजीज होगा। तीसरा क्रिएटिन काइनेज हो गया। तीसरा आपका लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज इफ इंक्रीज, यदि इसकी एफिशिएंसी हो जाए तो इससे भी हार्ट या लीवर डिजीज होगा, लीवर डिजीज होगा। आप लोग लिखते जाइएगा इसे जिस तरह से हम लिखा रहे हैं। फोर्थ है एलानिन, एलानिन ट्रांस एमिनेज, इसी को सीरम ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांस एमिनेज बोलते हैं, ट्रांस एमिनेज, इसको शॉर्ट में SGPT बोलते हैं। यदि इसकी एफिशिएंसी हो जाए, ये इंक्रीज हो जाए, इफ इंक्रीज तो लीवर डिजीज होगा, लीवर डिजीज। फिफ्थ एंजाइम्स है एस्पर्टेट, ट्रांस एमिनेज, इसको भी सीरम ग्लूटामेट ऑक्जेलो एसीटेट, ऑक्जेलो एसीटेट ट्रांस एमिनेज कहते हैं, ट्रांस एमिनेज। इसका दूसरा नाम है, शॉर्ट में इसको SGOT। यदि इसकी एफिशिएंसी हो जाए इफ इंक्रीज, इससे भी लीवर डिजीज होगा। सिक्स्थ लास्ट इज वन एल्कलाइन फॉस्फेटेज,
यदि इसकी इफिशियंसी हो जाए, इफ इंक्रीज बोन डिजीज होगा, बोन डिजीज। तो इतने इतने एंजाइम्स हमारे ऑर्गेनिक पार्ट के हैं जो प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। और देखते हैं, इसके आगे देखते हैं क्या प्रेजेंट होते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखते हैं आगे। और है आपका कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन। ये था आपका एंजाइम्स। अब आता है कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन। कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन ये ऑर्गेनिक पार्ट ही है। अभी कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन ऑर्गेनिक पार्ट में ही ये प्रेजेंट होते हैं। कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन यूज्ड होता है कॉम्प्लीमेंट पाथवे में, यूज्ड इन कॉम्प्लीमेंट पाथवे। जब आप इम्यूनोलॉजी पढ़ेंगे तो वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट पाथवे आपको पढ़ाया जाएगा, पढ़ाएंगे हम अच्छे से। आप अभी तक के लिए अच्छे से ही ध्यान दें, यही जितना यहाँ पे जैसा लिखाया जा रहा है आप लिख लें और उसको मेमोराइज कर लें। फिर आपका आता है कि इस लिपिड्स कौन से पाए जाते हैं। लिपिड्स, तो लिपिड्स के बारे में भी देख लेते हैं। ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल, टैग आप बोल सकते हो, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल ये प्रेजेंट होता है लिपिड्स के फॉर्म में प्लाज्मा में। दूसरी फ्री फैटी एसिड्स प्रेजेंट होती है, फ्री फैटी एसिड्स होती है। तीसरा आपका होता है, तीसरा प्रेजेंट होता है आपका कोलेस्ट्रॉल। अभी तो कंपोनेंट चल रहा है, इसके बारे में डिटेल में और अच्छे से पढ़ाया जाएगा। सिर्फ कंपोनेंट्स है जो आपको याद रखना है। कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है। उसके बाद में कौन से अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं इसके बारे में देखते हैं। अमीनो एसिड्स देखते हैं। अमीनो एसिड्स होता है ग्लूटामीन, ग्लूटामीन और एलानिन होता है। एलानिन होता है और ग्लूटामीन। ग्लूटामीन जो होता है ये मोस्ट अबंडेंट होता है, मोस्ट अबंडेंट प्रेजेंट होता है। और इन अमीनो एसिड से न्यू अमीनो एसिड्स का फॉर्मेशन किया जा सकता है। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि मेजर ट्रांसपोर्ट फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड्स, मेजर ट्रांसपोर्ट फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड्स। दिस इज ऑल अबाउट ऑर्गेनिक पार्ट्स ऑफ प्लाज्मा। अब हम डिस्कस करने वाले हैं इन ऑर्गेनिक के बारे में। इन ऑर्गेनिक पार्ट्स क्या होता है, इन ऑर्गेनिक पार्ट्स में कौन कौन आते हैं। अब हम इन ऑर्गेनिक पार्ट्स पढ़ते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। इन ऑर्गेनिक पार्ट आप जानते ही हैं इन ऑर्गेनिक पार्ट्स के बारे में। इन ऑर्गेनिक पार्ट्स में दो प्रकार के प्रेजेंट होते हैं, एक होता है कैटायन और एक होता है एनायन। कैट आयन
कैटायन यानी जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो, और पॉजिटिव चार्ज होगा कैटायन। कैटायन कैथोड की तरफ मूव करता है और कैथोड माइनस होता है। ये आपको यहाँ से आप उसको लिंक कर सकते हैं। कैटायन से कैथोड, कैथोड ये पॉजिटिव होता है तो वो माइनस ही होगा, क्योंकि माइनस की तरफ ही पॉजिटिव मूव करता है। कैटायन में आपका जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, कैल्शियम हो गया आपका, आयरन हो गया, आयरन हो गया, ये प्रेजेंट होते हैं। ये हो गए कैटायंस। एनायंस भी प्रेजेंट होते हैं। एनायंस प्रेजेंट होते हैं। एनायंस में जैसे क्लोरीन हो गया, सल्फेट हो गया और फॉस्फेट हो गया आपका, और फॉस्फेट हो गया, और बाइकार्बोनेट के बारे में आपको एक चीज याद रखना है कि ये मेजर बफरिंग सिस्टम होता है। दिस इज इंपॉर्टेंट। मेजर बफरिंग सिस्टम होता है, इसको आप प्लीज याद रखना, क्वेश्चंस पूछ सकता है इससे। मेजर बफरिंग सिस्टम्स होता है। तो ये ऑल अबाउट आपके इनऑर्गेनिक के बारे में हो गया। ये आपका कंपोनेंट्स के बारे में छोटे छोटे जो चीजें हैं, बेसिक चीजें, वो आपको मैंने बताया। मैं इस लेक्चर्स को यहीं पे एंड करता हूं, फिर नेक्स्ट लेक्चर्स में मिलेंगे। अगर आप हमारे चैनल्स पे नए हैं, अगर आपको लगता है कि ये लेक्चर्स आपके लिए बेनिफिशियल है, तो प्लीज़ इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए। और एक चीज़, हाँ, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। एक्चुअली क्या है कि दिस इज़ माय ग्रोइंग चैनल, तो प्लीज़ आई नीड यू, रिक्वेस्ट है आपसे कि आप सपोर्ट करें और अच्छे से आप पढ़ाई करें। मैं आपको हर टॉपिक्स के बारे में डिटेल में आपको स्टेप बाय स्टेप ले चलूँगा। आपको जैसे मैं जिस तरह से नोट्स बना रहा हूं या बनवाऊंगा आपको, प्लीज आप वैसे बनाइएगा और विश्वास मानिए आपको अच्छा लगेगा और आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। ओके, थैंक यू, बाय। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।